प्रताप के जमाने में कोई चित्रकार था। प्रताप के जमाने में जो चित्रकार है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? निसारदी। या निसारदी को क्या भी बोलते हैं? तो निसारदी को क्या भी बोलते हैं? निसारुद्दीन। ऐसा लिखा कि लिखा लिखा है। मुझे तुम लोग ये बताओ कि वो राजवल्लभ ग्रंथ कौन लिखता है? मंडन लिखता है। कौन लिखता है? मंडन। और विश्व वल्लभ कौन लिखता है? चक्रपाणि मिश्र। और ये विश्व वल्लभ ग्रंथ कितने भागों में है? तो विश्व वल्लभ ग्रंथ भागों में? 9 भागों में। और तुम्हें ये आइडिया है कि तुम्हारे उद्यान विज्ञान की जानकारी तुम्हें कहाँ मिल जाएगी? विश्व वल्लभ में। मुझे तुम लोग ये बताओ, ये गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई, और इसको लिखने वाला कौन है? मुनि हेमरत। जैसे प्रताप का जूलना कौन लिखता है? माला सांडू। अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछ लूं कि तुमने प्रताप का राज्याभिषेक कब करवाया? 28 फरवरी 1572। कहाँ पे? गोकुंदा में। प्रताप की मृत्यु कहाँ करवाई? अरे कहाँ करवाई? चावड़ में। और अंतिम संस्कार कहाँ किया? बारडोली या बंडोली में। तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। ऐसा मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुमने ऐसा भी लिखा कि प्रताप के पास एक बड़े ही फेमस मुस्लिम सेनापति थे। कौन थे? अरे हसन का मेवाती की हकीम कहाँ सूरी है? हकीम कहाँ सूरी। सांगा के साथ कौन है? हसन कहाँ मेवाती। अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा ही पूछूं कि वो प्रताप की माता जी का नाम क्या है? जयवंता बाई। प्रताप की मेन पत्नी कौन है? कौन है? अजबदे पवार। ऐसा लिखा है तुम लोगों ने। ठीक है। अब दो क्या है कि प्रताप का इतिहास हमें यहाँ से और क्या करना है? आगे बढ़ाना है। प्रताप की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में? 57 साल की अवस्था में। राज्याभिषेक कितने साल की अवस्था में? 32 साल की अवस्था में। शासन कितना चलाएंगे? 24 या 25 वर्ष क्या चलाएंगे? शासन चलाएंगे। अब यहाँ से आगे की कहानी क्या है वो देखो कि प्रताप से जुड़ा हुआ एक सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो क्या है उनका? क्या है उनका? राज्याभिषेक। तो पहला काम तो ये है कि हम लोगों ने प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ किया? भाई हमने प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में क्यों किया? और इतनी जल्दबाजी में क्यों? कि इधर पिता का अंतिम संस्कार हुआ, सेम डे कुछ समय बाद ही प्रताप का जल्दबाजी में क्या कर दिया गया? राज्याभिषेक कर दिया गया। और राज्याभिषेक गोकुंदा में क्यों करें? भाई राज्याभिषेक चाहते तो हम लोग कहाँ करें? आराम से चित्तौड़ में। लेकिन अपन दिमाग लगा के हो सकता है चित्तौड़ पे अकबर का क्या रहा हो? अधिकार रहा हो। तो हम चाहते तो राज्याभिषेक कहाँ पे भी कर सकते हैं? कुंभलगढ़। तो ऐसे क्या मजबूरियां रही है कि प्रताप का राज्याभिषेक इतनी जल्दबाजी में कहाँ करना पड़ा? गोकुंदा में करना पड़ा। और उसी दिन करना पड़ा जब इनके पिता का क्या हुआ है? अंतिम संस्कार हुआ है। तो एक्चुअली में ये सारी कहानी कैसे पैदा हुई? तो ये सारे कारण इन्होंने ही पैदा किए थे। किन्होंने? भाई उदय सिंह की खास 2 पत्नियां। तो जिनमें से उदय सिंह की एक पत्नी का नाम इतिहास में क्या था? क्या नाम था? धीरबाई। और उदय सिंह की ही एक पत्नी का नाम इतिहास में क्या था? तो उदय सिंह की एक पत्नी का नाम इतिहास में क्या है? जयवंता बाई। तो धीरबाई और जयवंता बाई दोनों किनकी पत्नियां हैं? उदय सिंह की। तो धीरबाई थोड़ी सी तेज महिला है, तो इनको इतिहास में एक तो क्या लिखता है? क्या लिखते हैं? रानी भटियाणी। अब जो क्या है कि धीरबाई के लड़के थे, तो धीरबाई के जो लड़के हैं उनका नाम क्या बताओगे? तो इनका नाम जो है तुम्हें क्या बताना है? जगमाल। और इधर जयवंता बाई के पुत्र कौन है? तो जयवंता बाई के पुत्र कौन है? प्रताप। तो ये थोड़े तेज थे। कौन? और धीरबाई का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता था किसके ऊपर? उदय सिंह के ऊपर। तो उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले जो है वो प्रताप को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है किससे घोषित किया? यानी उदय सिंह के जाने के बाद उदय सिंह की नजर में राजा तो मेवाड़ का नया कौन बनना था? जगमाल। लेकिन बन कौन जाता है? प्रताप। अब हुआ क्या कि जैसे इधर उदय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ, कुछ लोग किसको लेके रवाना हो गए? और जगमाल को लेके कहाँ रवाना हो गए? चित्तौड़ की। चित्तौड़ में किसकी तैयारी करनी है? राज्याभिषेक की तैयारी करनी है। लेकिन कुछ मेवाड़ के समझदार सरदार कहाँ रुके रहे? गोकुंदा में। वो उनको अच्छे से आइडिया है कि भले ही उदय सिंह ने उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित किया है, लेकिन इस समय मेवाड़ को जिस योग्य व्यक्ति की जरूरत है वो जगमाल नहीं है। उनकी नजर में वो योग्य व्यक्ति कौन था? क्योंकि मेवाड़ की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। तो कुछ लोग जो है प्रताप के साथ कहाँ रुके रहे? गोकुंदा में ही रुके रहे। और जो लोग प्रताप के साथ अंतिम संस्कार के बाद भी गोकुंदा में रुके रहे, और कुछ लोग सीधे कहाँ रवाना हो गए? चित्तौड़। किसको? राजा बनाने के लिए। लेकिन जो प्रताप के साथ जो लोग कहाँ रुके रहे थे? गोकुंदा। उनमें हमारे लिए कहाँ के आदमी का रुकना जरूरी था? सलूम्बर के आदमी का रुकना क्या था? जरूरी। और वो का आदमी उस समय किसके साथ नहीं थे? प्रताप के साथ। और सलूम्बर के आदमी का रुकना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि राज्याभिषेक के समय एक रस्म निभाई जाती है, और राज्याभिषेक के समय जो रस्म निभाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? तलवार बंदी। क्या कहते हैं उसको?
तलवार बंधी और कमर में तलवार बांधी जाती है। और ये रस्म जो है मेवाड़ के राजाओं की केवल कहाँ का आदमी ही निभा सकता है, सलुम्बर का। और उस समय किस्मत से सलुम्बर का कौन सा आदमी भी प्रताप के साथ था, कृष्णदास चुंडावत, और प्रताप के मामा जी थे। नाम उनका क्या था, मानसिंह सोनगढ़ा। और प्रताप को राजा बनाने में सबसे अहम योगदान किनका था, मानसिंह सोनगढ़ा। और सब लोगों ने मिलकर वहां डिसाइड कर लिया कि जगमाल को तो तैयारी करने दो, चित्तौड़ के अंदर राजा तो हमारी नजर में कौन बनेगा, प्रताप। और वहीं कृष्णदास जी ने उनकी क्या कर दी, प्रताप की तलवार बंधाई और मेवाड़ का राजा तो कहाँ चुन लिया गया, गोकुंदा। और ये जो घटनाक्रम हुआ है कि प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हो जाना, गोकुंदा। और यहाँ के लोगों को पता ही नहीं पड़ना, कहाँ के लोगों को, क्योंकि वहां तो किसको राजा बनाने की तैयारी, जगमाल। और ये जो घटनाक्रम चला है कि प्रताप का राज्याभिषेक हो जाना और चित्तौड़ के लोगों को आइडिया नहीं लगना, ये घटनाक्रम हमारे मेवाड़ के इतिहास में, ये घटनाक्रम हमारे मेवाड़ के इतिहास में किस नाम से संबोधित की जाती है, तो इस घटनाक्रम को इतिहास में क्या बोलते हैं, मेवाड़ की मौन क्रांति। और मेवाड़ की मौन क्रांति का संबंध प्रताप की किस घटना से, राज्याभिषेक से, जो किसकी जगह, जगमाल की जगह कहाँ हो गया, गोकुंदा। गोकुंदा में भी कहाँ, महादेव बावड़ी पर। और तलवार बंदी किसने की, सलुम्बर के कृष्णदास ने। और प्रताप को राजा बनाने में सबसे अहम भूमिका किनकी रही, तो किनकी रही, मानसिंह सोनगढ़ा। और वो भाई साहब भी नाराज हो गए, कौन नाराज हो गए, जगमाल नाराज। उसको पता पड़ा है कि यार वो सलुम्बर वाले से उधर रुके हुए थे, उन्होंने पहले वो कर दिया, राजा कहाँ बन गया, गोकुंदा में। और भाई साहब खूब नाराज हुए, कौन, जगमाल। और जगमाल ऐसा नाराज हुआ कि जगमाल किसकी गोद में जाके बैठ गया, किसी गोद में जाके बैठ जाता है। और अकबर को साथ दुखड़ा सुनाता कि मेरे पापा ने राजा बनाया वगैरह वगैरह, वो लोग उधर। तो अकबर ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको क्या देते हैं, वहां नौकरी करो और मस्त रहो। और कौन सी जागीर दे दी गई, जहाजपुर। और ये जगमाल जो है, प्रताप के भाई जो है, वो उसी समय किसके पास पहुंच चुके थे, अकबर के पास। और अकबर ने इनको कौन सी जागीर दे दी, जहाजपुर की जागीर। तो तुम लोग एक बार लिखना शुरू करो, देखो मेवाड़ की मौन क्रांति, मेवाड़ की मौन क्रांति, मेवाड़ की मौन क्रांति, मेवाड़ की मौन क्रांति। लिखो इस घटना का संबंध, मेवाड़ की मौन क्रांति, लिखो इस घटना का संबंध, इस घटना का संबंध प्रताप के राज्याभिषेक से है, इस घटना का संबंध प्रताप के राज्याभिषेक से है, इस घटना का संबंध प्रताप के राज्याभिषेक से है, इस घटना का संबंध प्रताप के राज्याभिषेक से है, प्रताप के राज्याभिषेक से है। जो धीरबाई के पुत्र, जो धीरबाई, धीरबाई को क्या भी बोलोगे, रानी भटियाणी है ना, जो धीरबाई के पुत्र, धीरबाई को क्या भी कहोगे, रानी भटियाणी। देखो जो धीरबाई के पुत्र जगमाल की जगह, जो धीरबाई के पुत्र जगमाल की जगह गोकुंदा में हो जाता है, जो धीरबाई के पुत्र जगमाल की जगह गोकुंदा में हो जाता है, जो धीरबाई के पुत्र जगमाल की जगह गोकुंदा में हो जाता है, जो धीरबाई के पुत्र जगमाल की जगह गोकुंदा में हो जाता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो राज्याभिषेक के समय, नेक्स्ट लिखो राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय प्रताप की तलवार बंधी, लिखो राज्याभिषेक के समय प्रताप की तलवार बंधी, राज्याभिषेक के समय प्रताप की तलवार बंधी, प्रताप की तलवार बंधी सलुम्बर के, राज्याभिषेक के समय प्रताप की तलवार बंधी सलुम्बर के, सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने की थी, सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने की थी। राज्याभिषेक के समय प्रताप की तलवार बंधी सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने की थी, सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने की थी। नेक्स्ट देखो प्रताप को शासक बनवाने में, प्रताप को शासक बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, प्रताप को शासक बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानसिंह सोनगढ़ा की थी। प्रताप को शासक बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानसिंह सोनगढ़ा की थी।
पाली के थे, रिश्ते में मामा लगते हैं इसके ना। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानसिंह सोनगरा की थी, लिखा आप लोगों ने, और कोष्टक बना के एक लाइन यहां मेंशन कर दो। लिखो नाराज होकर जगमाल, देखो नाराज होकर जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है। नाराज होकर जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है। नाराज होकर जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है। नाराज होकर जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर की शरण में चला जाता है। वह अकबर ने जगमाल को वह अकबर ने जगमाल को वह अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी थी। वह अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी थी। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी थी। जहाजपुर की जागीर दी थी, लिखा तुम लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या बोलते तो कुल मिला के हमारे राजा तो कौन बन चुके हैं? कौन बन चुके हैं? प्रताप। और जब प्रताप राजा बने तो राजा बनते ही प्रताप राजस्थान का नक्शा देखते हैं, और राजस्थान के नक्शे में क्या देखते हैं कि प्रताप देखते हैं कि भाई एक तो हमारे को छोड़ दो, किनको? हमारे साथ कहां के लोगों को भी छोड़ो, और इसके अलावा वहां के लोगों को भी छोड़ो, जोधपुर। और इस समय सिरोही का राजा प्रताप के समकालीन कौन था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? सुल्तान देवड़ा। और इसके अलावा जोधपुर, और जोधपुर का राजा इस समय कौन है? तो जोधपुर का राजा कौन है इस समय? चंद्रसेन। तो प्रताप राजस्थान के नक्शे में क्या देख रहे हैं कि एक तो हमारे मतलब किसको छोड़ो? मेवाड़। इसके साथ किस रियासत को भी छोड़ो? सिरोही। और इस समय किसको भी छोड़ो? इस समय जब प्रताप शासक बने तो ये तीन ही रियासतें ऐसी थी जो इस समय किसकी अधीनता में नहीं है? जो इस समय किसकी अधीनता में नहीं है? अकबर की अधीनता में नहीं है। बाकी इन तीन रियासतों को छोड़ के इस समय बाकी की जितनी भी रियासतें थी वो सारी की सारी किसकी अधीनता में जा चुकी है? अकबर की अधीनता में जा चुकी है। और अकबर भी एक टारगेट पे बैठा हुआ है कि ये राजस्थान के बचे हुए लोग भी मेरी अधीनता क्या कर ले? स्वीकार कर ले। तो अकबर कोशिश करता है कि वो मेवाड़ का आदमी मेरी अधीनता क्या कर ले? स्वीकार कर ले। मेवाड़ का आदमी यानी कौन? मेवाड़ का आदमी यानी कौन अधीनता स्वीकार कर ले? प्रताप। तो अब अकबर के लिए दो बातें कि अकबर दो बातें सोचता है कि पहले तो मैं अधीनता के लिए किसी आदमी को प्यार मोहब्बत से समझाऊंगा, ठीक है। अगर वो इसके लिए राजी हो जाता अधीनता के लिए तो अच्छी बात है। अगर अधीनता के लिए राजी नहीं होता तो फिर अकबर धमकी भी देता है कि अकबर धमकी देता है कि और उसको युद्ध करना और ज्यादा अच्छा आता। तो पहले अकबर कोशिश करेगा प्यार मोहब्बत से किसको मनाने की। अब जब प्रताप नहीं मानेंगे तो अकबर के पास दूसरा रास्ता है, और दूसरा रास्ता क्या है? वो युद्ध भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन हमारा तो अभी प्रश्न यहाँ पे ये हो जाता है कि प्रताप जब शासक बने तो मेवाड़ के अलावा और कौन कौन सी रियासतें और थी जो इस समय अकबर की अधीनता में नहीं थी? वो रियासतें कौन कौन सी है? सिरोही। और एक कौन सी है? जोधपुर। जोधपुर का राजा कौन? चंद्रसेन। और सिरोही का कौन है? सुल्तान देवड़ा। तो लिखो, देखें, देखो प्रताप के शासक बनने के समय 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 मेवाड़ के अलावा प्रताप के शासक बनने के समय मेवाड़ के अलावा प्रताप के शासक बनने के समय मेवाड़ के अलावा मेवाड़ के अलावा लिखो सिरोही। मेवाड़ के अलावा सिरोही। और सिरोही के राजा इस समय कौन है? सुल्तान देवड़ा। देखो, मेवाड़ के अलावा सिरोही, और सिरोही के राजा कौन है? सुल्तान देवड़ा। क्वेश्चन में लिख दो, मेवाड़ के अलावा सिरोही व जोधपुर। मेवाड़ के अलावा सिरोही व जोधपुर। और जोधपुर के राजा कौन है? चंद्रसेन। जोधपुर के राजा चंद्रसेन। प्रताप के शासक बनने के समय मेवाड़ के अलावा सिरोही व जोधपुर ऐसी दो और रियासतें थी 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 जो इस समय ऐसी दो और रियासतें थी जो इस समय अकबर की अधीनता में नहीं थी। जो इस समय अकबर की अधीनता में नहीं थी। जो इस समय अकबर की अधीनता में नहीं थी। जो इस समय अकबर की अधीनता में नहीं थी। लिखा आप लोगों ने।
अब यहां से आगे क्या बोले देखो कि अकबर अब कोशिश करेगा कि मैं राजी कर लूं पहले तो किसको, प्रताप को, कि वो मेरी चुपचाप से क्या स्वीकार कर ले, क्या स्वीकार कर ले, अधीनता। तो प्रताप को समझाने इस चक्कर में इसने कितने आदमी भेजे, 4, और वो पेपर वाला मास्टर चारों का क्या पूछने की कोशिश करता है, क्रम। तो अकबर ने प्रताप को समझाने जो 4 आदमी भेजे उनका क्रम याद रखोगे, और क्या याद रखोगे तुम, सिंपल सा एक वर्ड याद रखोगे, क्या याद रखोगे, जेएमबीटी करके, क्या याद रखोगे, जेएमबीटी, इसमें क्रम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत पहले जमाने में पूछते थे कि 4 क्रम क्या है, वो तुम्हारे को पेपर वाला मास्टर क्यों देगा, अब किस क्रम में जमा के बताओ, तो किस क्रम में जमा के बताओ। अब तो ये है तुम्हारा, ये तुम्हें आइडिया लगता है आरोही क्या है, नवरोही क्या है? अरे ऐसे नाम कभी सुने कि नहीं सुने, दोनों भाई बहन नहीं है, दोनों क्या है। आरोही का मीनिंग क्या होता है, आरोही का मीनिंग होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही में बड़े से छोटा। तो अब जेएमबीटी का फुल फॉर्म पता तुम्हें क्या होता है, जेएमबी जान तो, जेएमबी क्या होता है, जोधपुर मिष्ठान भंडार। ऐसा नहीं होता है क्या तुम्हारे, हर गांव में मिल जाता है, क्या होता है, जोधपुर मिष्ठान भंडार। उदयपुर में से याद रखते हैं कि जोधपुर मिष्ठान भंडार जो है उदयपुर में कहाँ है, टाउन हॉल के सामने, कहाँ है, टाउन हॉल के सामने, खूब पैसे लूटते हैं वो लोग, ठीक है। तो हाँ यहाँ ऐसे ही है। और जय से मीनिंग जो है वो क्या है, जलाल खान। एम से मीनिंग जो है वो कौन है, मान सिंह या आमेर वाला फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद बी से इसका पापा है कौन, भगवान दास, और फिर टी से कौन हो गया, तो टी से कौन हो गया, टोडरमल। और जिनमें से जलाल खान जो है वो कब समझाने गया, 1572 में, और बाकी के ये 3 लोग जो है वो कब समझाने जाते हैं, तो कब समझाने जाते हैं, 1573 में। तो एक तो प्रश्न यहाँ बन जाएगा कि 1573 के वर्ष में कौन सा आदमी समझाने नहीं गया था, जलाल खां। तो क्रम याद रखोगे, सबसे पहले कौन समझाने गया, जलाल खां। जलाल खां के बाद कौन, मान सिंह। मान सिंह के बाद उसका पापा कौन, भगवान दास। भगवान दास के बाद कौन गया, टोडरमल। तो पहले तो ये बताओ कि ये किस क्रम में गए, आरोही में गए कि अवरोही में गए। अरे किस क्रम में लिखे हैं, आरोही में लिखे हैं। किस में लिखे हैं, और मान लो अवरोही में क्या होगा, पहले कौन चला जाएगा, टोडरमल, फिर कौन जाएगा, भगवान दास, फिर कौन जाएगा, मान सिंह, और लास्ट में किसको भेजना पड़ेगा, जलाल खां। तो तुम्हें तो अब ये पूछेगा आरोही अवरोही क्रम में जमाओ। तो लेकिन 4 आदमी जो प्रताप को समझाने गए, चारों आदमियों के समझाने से प्रताप नहीं माना, और प्रताप नहीं माना तो अकबर को भी क्या आएगा, गुस्सा आएगा, खर्चा पानी हो गया, 4 लोग भेजे, गाड़ी बड़ा लगा। तो फिर अकबर वो धमकी देगा किसकी, युद्ध की। किसकी धमकी देगा, युद्ध की। और युद्ध कोई छोटा मोटा नहीं होगा, युद्ध बहुत बड़ा होगा, जिसे हम लोग इतिहास में क्या कहेंगे, हल्दी घाटी, ठीक है। और हमें तैयारी करनी है कौन से युद्ध की, तो पहले ये लिखो, देखा लिखो, अकबर प्रताप को समझाने निम्न 4 व्यक्ति भेजता है। अकबर प्रताप को समझाने के लिए निम्न 4 व्यक्ति भेजता है, निम्न 4 व्यक्ति भेजता है, निम्न 4 व्यक्ति भेजता है, निम्न 4 व्यक्ति भेजता है। और लिख दो 4 व्यक्ति कौन कौन है, जेएमबीटी। अरे क्या समझाने जा रहे हैं, अधीनता के लिए, हाँ तुम कुछ और समझा दो। देखो जेएमबीटी करके लिख दो, देखो जैसे लिखो जलाल खां, जैसे लिखो जलाल खां। और जलाल खां कौन से ईयर में समझाने गया, 1572 में। एम से लिखो मान सिंह फर्स्ट। बी से लिखो भगवंत दास, और टी से कौन है, टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह फर्स्ट, भगवंत दास, और टी से क्या है, टोडरमल। और लास्ट के 3 लोग कब समझाने गए थे, 1573 में, 1573 में, ठीक है। आरोही क्रम में लिखे तुमने, किस में लिखे हैं, आरोही। और अवरोही में पूछेगा तो पहले किसको भेज दोगे तुम, टोडरमल को, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वो देखो कि प्रताप को समझाने अकबर की ओर से कितने लोग आए, 4 लोग। प्रताप को समझाने अकबर की ओर से कितने लोग आए हैं, 4 लोग। इसमें यूं है कि प्रताप इन चारों में से 3 लोगों से मीटिंग करता है। प्रताप की मुलाकात इनमें से कितने लोगों से हुई है, 3 लोगों से। मतलब इनमें से एक आदमी ऐसा है, इनमें से एक आदमी ऐसा है जिससे प्रताप की मीटिंग नहीं हुई। और जिस आदमी की प्रताप से मुलाकात नहीं होती है वो आदमी कौन है,
तो वो आदमी कौन है? मान सिंह। ये आमेर वाला, ये भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, अपन वहां पे बात करेंगे। और हुआ क्या कि अकबर ने किसको रवाना किया समझाने के लिए? मान सिंह। अब मान सिंह प्रताप को समझाने कहाँ आया? कहाँ आता है? मेवाड़। इनका पहले से सेट था कि कहाँ मीटिंग करेंगे, कहाँ मीटिंग करेंगे? उदय सागर की पाल पर। उदय सागर भी उदयपुर में ही है, ठीक है। और मान सिंह जो है उदय सागर की पाल पर किसका वेट कर रहा था? किसका इंतजार कर रहा था? प्रताप का। लेकिन प्रताप ने मान सिंह से मीटिंग करने किसको रवाना कर दिया? अपने पुत्र को। और अपने जिस पुत्र को मीटिंग के लिए रवाना कर दिया उस आदमी का नाम क्या है? अमर सिंह। अब मान सिंह उदय सागर की पाल पर किसका वेट कर रहा है? प्रताप का। लेकिन वहां पे मिलने कौन पहुंच गया? अमर सिंह। और अमर सिंह को देख के गुस्सा हो गया कौन? मान सिंह। कि तू क्या है, तेरे पापा को भेजना था बात करने। तो वो कह रहा कि मैं भी बड़ा हूँ, मैं ही बात कर लूंगा मेरे पापा की ओर से, ठीक है। तो दोनों फिर मीटिंग करने बैठते कहाँ? उदय सागर की पाल पर। और फिर मान सिंह ज्ञान देना चालू करता है किसको? किसको करता है? अमर सिंह को। और कहता है कि तेरे पापा को समझा ले कि अकबर की अधीनता क्या कर ले? स्वीकार कर ले। ये बिल्कुल अपने पिता पे गया था कौन? अमर सिंह ने एक बार भी मना कर दिया कि हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ज्ञान दिए जा रहा था कौन? मान सिंह के कर लो, हमने भी कर रखी है, अकबर हमारे को बहुत अच्छा रखा, तुम्हारे को बहुत अच्छा रखेगा वो, ठीक है। लेकिन इसने साफ मना कर दिया कि तूने कर ली होगी, हम अधीनता स्वीकार करने वालों में से नहीं है। फिर भी मान सिंह ज्ञान दिए जा रहा था किसको? अमर सिंह को। तो मान सिंह यहाँ एक बात कहता है कि मान लो मेवाड़ वाले, मान लो मेवाड़ वाले अकबर की क्या स्वीकार कर लेते हो? अधीनता। मान लो मेवाड़ वाले अकबर की क्या स्वीकार कर लेते हैं? अधीनता। तो जैसे ही अधीनता स्वीकार करोगे तो मुगलों को क्या भेजना पड़ेगा? क्या भेजना पड़ेगा? नजराना, यानी अपनी भाषा में क्या है? भी राजा ने अधीनता स्वीकार की है मुगलों की, तो हीरे जवाहरात रुपए पैसे भेजने पड़ेंगे मुगलों के वहां पे। तो मान सिंह क्या कहता है कि तुम्हारे से अकबर को कोई रुपए पैसे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए नजराने में, तुम तो केवल उसको क्या दे के भी काम चला लेना। वो तो केवल तुम्हारे से क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? राम प्रसाद। अब ये कोई भाई साहब नहीं है, ये हमारा मेवाड़ का एक फेमस क्या है? हाथी है। और इस राम प्रसाद को पाने की डिमांड, इस राम प्रसाद को पाने की डिमांड मुगलों की ओर से सबसे पहले कौन रख के चला गया? मान सिंह। अब इसकी क्या विशेषता अभी अपन आगे बात करेंगे। और अब हुआ क्या कि मान सिंह और मान सिंह ने राम प्रसाद को पाने की डिमांड रखी है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि मान सिंह तो ये इसकी नौकरी करते ही सारी उम्र निकल गई, किस आदमी की? मान सिंह। ये अकबर क्या नौकरी करा था? और मान सिंह मेवाड़ में समझाने किसको आया? प्रताप को। तो एक तो तुम्हारा प्रश्न यह बनता है कि प्रताप का पुत्र अमर सिंह फर्स्ट और मान सिंह की मीटिंग जो है वो कहाँ हुई थी? कहाँ होती है? उदय सागर की पाल पर। एक प्रश्न और बनता है कि मान सिंह जब प्रताप को समझाने कहाँ आया था? मेवाड़। तो मान सिंह उस समय मुगलों की ओर से कौन से अभियान पर बिजी था? तो आप बताओगे कौन से अभियान पे बिजी था? गुजरात अभियान पर। और उसी गुजरात अभियान को बीच में रख के मेवाड़ में समझाने पहुंचा किस आदमी को? प्रताप को। लेकिन मिल कौन गया इससे? कौन मिल जाता है? अमर सिंह मिल जाता है। तो जब मानसिंह प्रताप को समझाने मेवाड़ आया था तो वो मुगलों के कौन से अभियान में व्यस्त था? गुजरात अभियान। और गुजरात अभियान छोड़कर ही मानसिंह को कहां पहुंचना पड़ा? मेवाड़ पहुंचना पड़ा। तो लिखना शुरू करो। लिखो प्रताप, लिखो प्रताप मान सिंह से मिलना। लिखो प्रताप मान सिंह से मिलना। प्रताप मान सिंह से मिलना। प्रताप मान सिंह से मिलना अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को। प्रताप मान सिंह से मिलने अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को, अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को भेजते हैं। प्रताप मान सिंह से मिलने अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को भेजते हैं। अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को भेजते हैं। नेक्स्ट लिखो। लिखो इन दोनों की मुलाकात। नेक्स्ट लिखो इन दोनों की मुलाकात। अरे कौन दोनों? अमर सिंह और मान सिंह। लिखो इन दोनों की मुलाकात, इन दोनों की मुलाकात उदय सागर की पाल पर हुई थी। देखो इन दोनों की मुलाकात उदय सागर की पाल पर हुई थी। इन दोनों की मुलाकात उदय सागर की पाल पर हुई थी। इन दोनों की मुलाकात उदय सागर की पाल पर हुई थी। उदय सागर की पाल पर हुई थी। वह इसी मुलाकात के समय, देखो वह इसी मुलाकात के समय, इसी मुलाकात के समय मान सिंह ने, इसी मुलाकात के समय मान सिंह ने हाथी राम प्रसाद को, इसी मुलाकात के समय मान सिंह ने हाथी राम प्रसाद को, हाथी राम प्रसाद को अकबर को देने के लिए कहा था।
हाथी राम प्रसाद को अकबर को देने के लिए कहा था। हाथी राम प्रसाद को अकबर को देने के लिए कहा था। हाथी राम प्रसाद को अकबर को देने के लिए कहा था। हाथी राम प्रसाद को अकबर को देने के लिए कहा था। अकबर को देने के लिए कहा था। ठीक है, एक लाइन कोष्टक बना के लिखो। देखो, मान सिंह जब प्रताप को समझाने मेवाड़ आया था, मान सिंह जब प्रताप को समझाने मेवाड़ आया था, मान सिंह जब प्रताप को समझाने मेवाड़ आया था, प्रताप को समझाने मेवाड़ आया था, प्रताप को समझाने मेवाड़ आया था, उस समय मान सिंह मुगलों की ओर से, प्रताप को समझाने मेवाड़ आया था, उस समय मान सिंह मुगलों की ओर से, मान सिंह मुगलों की ओर से गुजरात अभियान पर था। मान सिंह मुगलों की ओर से गुजरात अभियान पर था। मान सिंह मुगलों की ओर से गुजरात अभियान पर था। मान सिंह प्रताप को समझाने जब मेवाड़ आया था, तो हेडिंग डालो, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो, कुछ इतिहासकार 21 जून भी बताते हैं, लेकिन अपने को एक से ही काम चलाना है। अब हल्दी घाटी युद्ध में खास क्या है वो देखो, कि पहला काम तो हमारा ये है कि हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है। राज संबंधी छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, जैसे हल्दी घाटी का मैदान कौन सी नदी किनारे होता है, बनास नदी किनारे, कौन सी पहाड़ियों के बीच है। तो आप बताओगे कि हल्दी घाटी का मैदान जो है वो कौन सी पहाड़ियों के मध्य है, हमनौर की पहाड़ियों के मध्य। इसके अलावा क्या हल्दी घाटी का क्षेत्र किसी और नाम से भी लिखा जाता है क्या? बिल्कुल लिखा जाता है। ये हल्दी घाटी का क्षेत्र जो है वो किस नाम से जानते हैं? रक्ततलाई। राजस्थान के इतिहास में कौन सा युद्ध मैदान जो है वो रक्ततलाई के नाम से फेमस है? वो यही है। कौन है? हल्दी घाटी। इसके अलावा हल्दी घाटी जो है वो किस काल में फेमस रहा है? मुगल काल में हल्दी घाटी का क्षेत्र क्या रहा है? फेमस रहा है। जैसे तुमने शायद लिखा था कि बयाना मुगल काल में क्यों फेमस है? नील की खेती के लिए। तो वैसे ही हल्दी घाटी का क्षेत्र जो है, यहाँ पे गुलाबों की कौन सी किस्म है, और यहाँ पे चैती दशमक गुलाब, या डायरेक्ट लिख दो। और चैती गुलाबों की खेती होती थी हमारे कहाँ? हल्दी घाटी में। कहाँ होती थी? हल्दी घाटी में। और मुगल काल में गुलाबों की खेती के लिए राजस्थान में कौन सा क्षेत्र फेमस रहा है? तो हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है? राजसमंद। कौन सी नदी किनारे? बनास। कौन सी पहाड़ियों के बीच? तो कौन सी पहाड़ियों के बीच है? खमनोर। इसका एक अन्य नाम क्या है? रक्ततलाई। और मुगल काल में गुलाबों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब हल्दी घाटी में होने वाला क्या है? तो हम सब लोग किसकी टीम में खेलेंगे, और हमारा मैच किसकी टीम से होगा? तो किसकी टीम से होगा? अकबर की टीम से। अब यहाँ पे काम की बात क्या वो देखो, कि दोनों साइड से बड़ी बड़ी तैयारियां क्या हो जाती है शुरू। अकबर को भी लग रहा है बड़ा युद्ध है, प्रताप को भी लग रहा है बड़ा युद्ध, तो दोनों तैयारियों में क्या हो गए? बिजी। और अकबर ने इस युद्ध की क्या बनाई?
योजना। तो एक प्रश्न तुम्हारा यहां बन जाता है कि अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना कौन से किले में बनाई थी। तो आप बताओगे कि अकबर ने हल्दीघाटी की युद्ध की योजना कौन से किले में बनाई थी? मैगजीन। और मैगजीन कहाँ का फोर्ट है? अजमेर का। अब होता क्या है कि जब मैगजीन में सब ये मुगलों के बड़े बड़े अधिकारी इकट्ठा हुए, वहां अधिकारियों की मीटिंग ली। किस आदमी ने? अकबर ने। मुगल अधिकारियों में जोश भर रहा है, ऐसा उखाड़ लेंगे वैसा उखाड़ लेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अकबर जब मीटिंग ली तो मीटिंग में तय हो गया मैं खेलने नहीं आऊंगा। कौन? गेम खत्म, ठीक है। और अकबर कहता है कि मेरी टीम लेके कौन खेलने जाएगा? कि मेरी टीम लेके कौन खेलने जाएगा? मान सिंह। यानी अकबर ने इस हल्दी घाटी युद्ध के लिए, अकबर ने इस हल्दी घाटी युद्ध के लिए अपना मेन कैप्टन किसको नियुक्त किया? और वाइस कैप्टन। और वाइस कैप्टन जो है अकबर ने किसको नियुक्त किया? तो आप बताओगे कि वाइस कैप्टन जो है वो किसको नियुक्त किया? आसफ खान। अब होता क्या है कि अकबर ने मैगजीन में कह दिया मीटिंग के अंदर कि अपनी टीम लेके कौन सा दो लोग खेलने जाएंगे? मान सिंह और आसफ का, जिसमें मेन कैप्टन कौन होगा? मान सिंह। और सेकंड कैप्टन कौन होगा? आसफ का। और जैसे ही वहां मीटिंग में ऐसा हुआ कि अकबर ने जैसे ही मान सिंह को प्रधान सेनापति क्या किया? नियुक्त किया, मुगलों के बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है वो किससे नाराज हो गए? अकबर से। किससे नाराज हो गए? अकबर से। वो मुगलों के बड़े बड़े अधिकारी सोच रहे थे कि हमारे में ऐसी क्या कमी है जो इतने महत्वपूर्ण अभियान की कमान अकबर ने किस छोरे को दे दी? किसको दे दी? मान सिंह। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा अधिकारियों को, और ये बहुत शाना आदमी है। कौन? जान पूछ के किसको सेनापति बनाया? मान सिंह को। क्यों बनाया? उसका लॉजिक अपने को आगे समझ में आएगा। अब होता क्या है कि मान सिंह और आसफ खान जो है अकबर की टीम लेके कहाँ खेलने आएंगे? हल्दी घाटी। अब मुगलों को मेवाड़ में एंट्री करनी है। मुगलों को कहाँ एंट्री करनी है? मेवाड़ में। और मेवाड़ में रास्ता कहाँ से मिलेगा? मांडलगढ़ से। कहाँ से मिलेगा? और अपन लिखा भी है कि मांडलगढ़ को क्या बोलते हैं? मांडलगढ़ को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का प्रवेश द्वार। तो मानसिंह अपने हल्दी घाटी अभियान की शुरुआत, मानसिंह अपने हल्दी घाटी अभियान की शुरुआत जो है वो मांडल में सबसे पहले किस जगह पर अधिकार करते हुए करेगा? कि मानसिंह जो है अपनी फौज के साथ कहां से एंट्री कर देता है? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ पर इस मानसिंह ने अपना क्या कर लिया? अधिकार। और ये मुगल सेनाएं मांडलगढ़ से होती हुई किसके नजदीक पहुंच रही है? हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी से पहले कौन से गांव में रुक गई? कौन से गांव में रुक गई? मोलेरा। और हम भी हमारी टीम लेके, हम भी हमारी टीम लेके कौन से गांव में आके डेरा डाल देते हैं? कौन से गांव में आके ठहर जाते हैं? लोसिंग में। जब मैच होते तो टीमें अलग अलग होटल में ठहरती हूँ समझो। तो मुगल सेनाएं कौन सी होटल में ठहरी हुई है? और मेवाड़ वाले कौन सी होटल में? लोसिंग। जब सुबह होगी तो हम लोसिंग से कहाँ खेलने जाएंगे? और मुगल मोलरा से कहाँ खेलने जाएंगे? हल्दी घाटी। और फिर दोनों के बीच में मैच की क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो इस युद्ध में अकबर तो आया नहीं, और अकबर ने अपने किन सेनापतियों को भेज दिया? मान सिंह और आसफ खान। और अकबर ने इस युद्ध की प्लानिंग जो है वो कौन से किले में बनाई? मैगजीन के अंदर। और ये युद्ध मैदान जो है वो किस नाम से पुकारा जाता है? रक्तलय। तो ये दो तीन बातें तो पोस्टर बना के लिख दो फटाफट से। देखो हल्दी घाटी राजसमंद में, देखो हल्दी घाटी राजसमंद, बनास नदी किनारे, बनास नदी किनारे, बनास नदी किनारे, बनास नदी किनारे, खमनोर की पहाड़ियों के मध्य, बनास नदी किनारे खमनोर की पहाड़ियों के मध्य, खमनोर की पहाड़ियों के मध्य, खमनोर की पहाड़ियों के मध्य, खमनोर की पहाड़ियों के मध्य। देखो अन्य नाम रक्त तलई, अन्य नाम रक्त तलई, अन्य नाम रक्त तलई, अन्य नाम रक्त तलई। वह मुगल काल में, अन्य नाम रक्त तलई, वह मुगल काल में, वह मुगल काल में चैती गुलाबों की खेती के लिए प्रसिद्ध था। वह मुगल काल में चैती गुलाबों की खेती के लिए प्रसिद्ध था। वह मुगल काल में चैती गुलाबों की खेती के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल में चैती गुलाबों की खेती के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। और ब्रैकेट बंद। ठीक है। और नेक्स्ट आंसर लिखना शुरू करो आप लोग। मुगल काल में किसके लिए फेमस था? ये चैती गुलाबों की खेती के लिए। देखो अकबर ने इस युद्ध की योजना, देखो अकबर ने इस युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनाई थी। अकबर
ने इस युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग, मैगजीन कहाँ का फोर्ट है? अजमेर का। अकबर ने इस युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनाई थी, मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनाई थी, मैगजीन दुर्ग अजमेर में बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अकबर ने, लिखो अकबर ने हल्दी घाटी अभियान के लिए, लिखो अकबर ने हल्दी घाटी अभियान के लिए, अकबर ने हल्दी घाटी अभियान के लिए अपना प्रधान सेनापति, अकबर ने हल्दी घाटी अभियान के लिए अपना प्रधान सेनापति, अपना प्रधान सेनापति, अपना प्रधान सेनापति मान सिंह प्रथम को नियुक्त किया, प्रधान सेनापति मान सिंह प्रथम को नियुक्त किया, प्रधान सेनापति मान सिंह प्रथम को नियुक्त किया, मान सिंह प्रथम को नियुक्त किया। वह दूसरा सेनापति आसफ खां को बनाया, वाइस कैप्टन अपनी भाषा में। वह दूसरा सेनापति आसफ खां को बनाया था, वह दूसरा सेनापति आसफ खां, वह दूसरा सेनापति आसफ खां को बनाया था। दूसरा सेनापति किसको बनाया था? आसफ खां को बनाया था, आसफ खां को बनाया था। नेक्स्ट लिखो। देखो मान सिंह ने, देखो मान सिंह ने अपने हल्दी घाटी अभियान की शुरुआत, देखो मान सिंह ने अपने हल्दी घाटी अभियान की शुरुआत, मान सिंह ने अपने हल्दी घाटी अभियान की शुरुआत, मान सिंह ने अपने हल्दी घाटी अभियान की शुरुआत, अपने हल्दी घाटी अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम, मान सिंह ने अपने हल्दी घाटी अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम मांडलगढ़ दुर्ग पर, मान सिंह ने अपने हल्दी घाटी अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम मांडलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करते हुए की थी, सर्वप्रथम मांडलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करते हुए की थी, सर्वप्रथम मांडलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करते हुए की थी, मांडलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करते हुए की थी, मांडलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करते हुए की थी। लिखा आप लोगों ने, लिखो युद्ध से पूर्व, लिखो युद्ध से पूर्व मुगल सेनाएं, युद्ध से पूर्व मुगल सेनाएं, लिखो युद्ध से पूर्व मुगल सेनाएं, युद्ध से पूर्व मुगल सेनाएं, युद्ध से पूर्व मुगल सेनाएं मोलेला गांव में, ये सब राजसमंद की लोकेशन है ना, लिखो मोलेला गांव में। और मोलेला गांव तो फेमस है किसके लिए? टेराकोटा के लिए, मिट्टी के खिलौने बनते पक्की मिट्टी के, वो भी है ना। लिखो, लिखो, लिखो युद्ध से पूर्व मुगल सेनाएं मोलेला गांव में, वह मेवाड़ की सेनाएं, वह मेवाड़ की सेनाएं लोसिंग गांव में पहुंचती है, वह मेवाड़ की सेनाएं लोसिंग गांव में पहुंचती है, वह मेवाड़ की सेनाएं लोसिंग गांव में पहुंचती है, वह मेवाड़ की सेनाएं लोसिंग गांव में पहुंचती है, मेवाड़ की सेनाएं कौन सा गांव में पहुंचती है? लोसिंग गांव में। लिखा तुम लोगों ने। अब तुम यूं समझो कि 18 जून आ चुका है, 18 जून की सुबह हो चुकी है और हल्दी घाटी में फाइटिंग क्या हो चुकी है? चालू हो चुकी है। अब फाइटिंग चलती रहेगी, अपने वो काम की बातें क्या करनी है? छाड़ के लिखनी है। अब हल्दी घाटी में होने वाला क्या, वो देखो कि हल्दी घाटी में काम की बातें क्या है कि युद्ध में एक कंडीशन ऐसी है, युद्ध में एक कंडीशन ऐसी है कि प्रताप को युद्ध से क्या निकलना पड़ा, कि प्रताप को युद्ध से क्या निकलना पड़ा? बाहर। अब प्रताप युद्ध से बाहर क्यों निकले? उसका रीजन है क्योंकि प्रताप के पास उनका क्या था? एक चेटक। तुम बचपन से जानते हो कौन है ये चेटक। और चेटक क्या है? घोड़ा। और चेटक जो है वो युद्ध के मैदान में क्या हो गया? वो कैसे घायल हो गया वो भी अपन करेंगे अभी, ठीक है। और प्रताप जो है इस घायल चेटक को लेकर युद्ध से कहां निकल जाते हैं? बाहर। और जैसे ही प्रताप घायल चेटक को लेकर युद्ध से बाहर निकले, प्रताप के पीछे दो क्या लग जाते हैं? प्रताप के पीछे दो कौन लग गए? मुगल सैनिक। और जैसे ही दो मुगल सैनिक किसके पीछे लगते हैं? प्रताप के पीछे।
इन दो मुगल सैनिकों के पीछे एक तीसरा आदमी घोड़ा लेके दौड़ना क्या कर देता है शुरू। यानी सीन क्या चल रहा है, आगे घोड़ा लेके कौन दौड़े जा रहा है, पीछे कौन दौड़े जा रहा है, फिर मुगल सैनिकों के पीछे तीसरा आदमी घोड़ा लेके क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ऐसा जनरली जो पुरानी पिक्चरें होती है ना डाकू वाली, उसमें सीन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन चेटक को अच्छे से पता है कि किसकी जान संकट में है, क्योंकि प्रताप के पीछे कौन लगे हुए हैं, मुगल सैनिक। और बचपन से तुम लोगों ने पढ़ा कि चेटक का काम यह है कि अपने स्वामी को सुरक्षित जगह पे क्या कर ले, ये काम कर तो लेगा कौन, चेटक। लेकिन चेटक के सामने भी एक बड़ी सी क्या आती है, मुसीबत आती है। बचपन से पढ़ा होगा तुमने कि चेटक ने प्रताप को एक बड़ा सा क्या करवाया, नाला पार करवाया। और कितनी टांगों पर, भी हाथ होते नहीं है, वो 3 टांगों पर। और एक टांग जो है वो युद्ध में क्या हो गई थी, घायल हो गई थी। वो कैसे घायल हुई अपन बात करेंगे। और बड़े होने पे कंपटीशन क्या बना कि जो चेटक ने वो 3 टांगों पे नाला पार करवाया, उस नाले का नाम बताओ तुम लोग। तो बताना है कि उस नाले का नाम क्या है। तो आज लगभग 26-27 फीट का एक नाला है और उस नाले का नाम क्या बताओगे, बलीचा का नाला। और चेटक ने ये काम कर लिया और चेटक जो है वो बलीचा का नाला पार करवा देता है किसको, प्रताप को। और जैसे ही प्रताप कौन से गांव में पहुंचे, बलीचा गांव में, इसी बलीचा गांव में चेटक की क्या हो गई, मृत्यु। और इसी बलीचा में चेटक की क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई है, समाधि। तो चेटक की मृत्यु और समाधि जो है वो कौन से गांव में है, बलीचा गांव में। और बलीचा गांव राजसमंद के अंदर। अब हुआ क्या कि एक तो इन दो मुगल सैनिकों का क्या हुआ, तो ये तीसरा आदमी जो है इन दोनों मुगल सैनिकों को खत्म कर देता है। और वो आदमी भी बलीचा का नाला पार करते हुए कौन से गांव में पहुंचा। और जैसे ही वो तीसरा आदमी बलीचा गांव में पहुंचा, वो आते ही किसके चरणों में गिर गया, प्रताप के चरणों में। और प्रताप को कहता कि देख भाई मेरे को माफ कर दे। क्या बोलता है, प्रताप को क्या कहता है कि भाई मेरे को क्या कर दे, माफ। ये प्रताप का अपना ही खून है। और प्रताप का भाई कौन था, और प्रताप के भाई का नाम क्या था, शक्ति सिंह। प्रताप के भाई का नाम क्या है। और शक्ति सिंह को यहाँ आके अफसोस होता है कि मेरा भाई जो है किससे लड़ रहा है, और मैं मुगलों का ही क्या दे रहा हूँ साथ। उस समय शक्ति सिंह भी हमारी सहायता नहीं करते, किनकी सहायता कर रहे थे। और इस समय उनको अपनी गलती का क्या हो गया, एहसास हो गया। और शक्ति सिंह ने कौन से गांव में माफी मांग ली, तो कौन से गांव में माफी मांग ली, बलीचा। और प्रताप भी बड़े दिल वाले थे, तो वो जल्दी माफ भी कर दिया अपने किस भाई को, शक्ति सिंह को। लेकिन प्रताप को पता कि अभी काम बाकी है। और प्रताप को लग रहा है कि मुझे किसी सुरक्षित जगह पर क्या करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। लेकिन साधन तो जा चुका है। साधन कौन, कौन जा चुका है, चेटक जा चुका है। तो प्रताप को बाहर जाने के लिए, कहीं आगे निकलने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होगी। तो वो साधन कौन उपलब्ध करवा देता है, शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह के पास एक घोड़ा था। और शक्ति सिंह के पास जो घोड़ा उस समय था उसका नाम क्या था, एटक। अब चेटक और एटक दो भाई तो थे या नहीं थे वो तो नहीं पता, लेकिन चेटक जो है वो किसके घोड़े का नाम है, और एटक जो है वो किसके घोड़े का नाम है, शक्ति सिंह के घोड़े का नाम है। और चेटक की मृत्यु के बाद प्रताप के हाथ में कौन सा घोड़ा रहा, और वो एटक को लेके कौन निकल जाते हैं, प्रताप। अब प्रताप कहाँ निकले उनको तो हम लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन उधर फाइटिंग चालू है। किधर, कहाँ चालू है, हल्दी घाटी। लेकिन यहाँ पे एक दो बातें काम की आ रही कि घायल चेटक को लेकर जब प्रताप बाहर निकले, तो एक तो ये पूछा आता है चेटक की समाधि या मृत्यु कहाँ हुई है, बलीचा में। और उसके बाद प्रताप के हाथ में कौन सा घोड़ा आ जाता है, एटक। और एटक देने वाला कौन है, उनका भाई शक्ति सिंह। तो लिखो, देखिए एक दो बातें लिखो। प्रताप घायल चेटक को लेकर युद्ध से बाहर निकलता है। प्रताप घायल चेटक को लेकर युद्ध से बाहर निकलता है। प्रताप घायल चेटक को लेकर युद्ध से बाहर निकलते हैं। घायल चेटक को लेकर युद्ध से बाहर निकलते हैं, युद्ध से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो चेटक द्वारा प्रताप को, देखो चेटक द्वारा प्रताप को बलीचा का नाला पार करवाया जाता है। चेटक द्वारा प्रताप को बलीचा का नाला पार करवाया जाता है। चेटक द्वारा प्रताप को बलीचा का नाला पार करवाया जाता है। चेटक द्वारा प्रताप को बलीचा का नाला पार करवाया जाता है। नेक्स्ट देखो, देखो चेटक की मृत्यु व समाधि। देखो चेटक की मृत्यु व समाधि, बलीचा राजसमंद। देखो चेटक की मृत्यु व समाधि, बलीचा राजसमंद। चेटक की मृत्यु व समाधि, बलीचा राजसमंद, बलीचा राजसमंद। नेक्स्ट देखो, इसी बलीचा गांव में, देखो इसी बलीचा गांव में प्रताप अपने भाई, देखो इसी बलीचा गांव में प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह को क्षमा करते हैं। इसी बलीचा गांव में प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह को क्षमा करते हैं।
प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह को क्षमा करते हैं। प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह को क्षमा करते हैं। शक्ति सिंह को क्षमा करते हैं। नेक्स्ट को लिखो। लिखो शक्ति सिंह अपना घोड़ा एटक प्रताप को देते हैं। शक्ति सिंह अपना घोड़ा एटक प्रताप को देते हैं। शक्ति सिंह अपना घोड़ा एटक प्रताप को देते हैं। शक्ति सिंह अपना घोड़ा एटक प्रताप को देते हैं। ठीक है, अब वो एटक को लेके प्रताप कहाँ गए उनको तो अपन बाद में ढूंढ लेंगे, अपन युद्ध में वापस चलते हैं। और उधर फाइटिंग अभी चालू है, कहाँ? हल्दी घाटी में। अब हल्दी घाटी में एक कंडीशन ऐसी है कि हल्दी घाटी में कौन उपस्थित नहीं है, तो प्रताप तो बाहर है, फिर भी एक प्रताप जो है युद्ध के अंदर लड़ रहे हैं। कंडीशन क्या है कि प्रताप युद्ध में मौजूद नहीं है, फिर भी एक प्रताप जो है वो युद्ध में लड़ रहे हैं। और उस जमाने में डबल रोल भी नहीं था, फिर भी हो गया ऐसा। वो जैसे सांगा के साथ हुआ, किसके साथ हुआ था? ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? लिखा था। और सांगा के साथ क्या हुआ था? अरे सांगा के साथ कौन था? हाँ तू बता देख। हाँ, अरे सांगा का राजमुकुट किसने धारण किया था? हाँ? मेरी आवाज आ रही कानों तक? हाँ हाँ, अरे ध्यान कहाँ से रहा? हाँ, तुम इधर देखो। भाई तुम वो क्या कहते हैं, तुम्हारे नई नई चीज है, तुम्हारे लिए क्या है? इतिहास। ठीक है, तो जनरली 12वीं पास किया अभी, अब 12वीं पास करते तुमने सुपरवाइज तैयारी क्या कर दी, क्यों कर दी? तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल क्या है? नया सब्जेक्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है? ऐसा नहीं है कि जैसे तुम एग्रीकल्चर में हो तो एग्रीकल्चर पढ़ने से ही काम हो जाएगा, नहीं होगा। वहाँ जीके के भी प्रश्न आएंगे। किसके प्रश्न आएंगे? और जीके जो है एक्स फैक्टर है। क्या है? जीके कितने प्रश्न आते हैं सुपरवाइजर में? 25 प्रश्न आते हैं ना, तो तुम्हारा मेरिट डिसाइड 25 प्रश्न करने वाला है। मेरिट डिसाइड कौन करेगा? भाई तुम सब लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ी है, क्या पढ़ी है? एग्रीकल्चर। अब तुम्हारे हाथ में कोई पेपर दे दे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का, जिसमें 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन। और तुमने गोले भरे, लास्ट में रिजल्ट निकाला, कोई अंतर नहीं है, केवल 2-4 नंबर का वेरिएशन है। कोई 2 नंबर आगे है तो कोई 2 नंबर क्या है? पीछे है। तो एग्रीकल्चर में, क्योंकि तुम सब लोगों ने 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर पढ़ के आए, तो सबके पास लगभग एग्रीकल्चर का नॉलेज क्या है? अच्छा है। तो तुम्हारे में से कोई ज्यादा वेरिएशन होगा नहीं, कोई 2-3 नंबर आगे होगा या तुम्हारे से 2-3 नंबर क्या होगा? पीछे होगा। मार्जिन कहाँ कवर होगा? जीके में। अभी जीके का 25 क्वेश्चन का पेपर दो, किसी के 7-8 गोले भी सही नहीं होंगे, किसी के 19-20 गोले एक बार में क्या हो जाएंगे? सही। और मार्जिन वहीं से कवर होना क्या होता है? शुरू आता है। तो उस मेरिट में अगर नाम लाना है, अपने को उसमें सिलेक्शन लेना है, तो ये 25 प्रश्न तुम्हारा क्या करेगा? सब कुछ सेट करेगा। एग्रीकल्चर में तुम्हारे से कोई आगे पीछे नहीं होगा। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में तुम सब लोग इक्वल हो। एग्रीकल्चर के अंदर सब लोग क्या हो? इक्वल हो। या लगातार 11वीं 12वीं तुम लगातार क्या पढ़ रहे हो? एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो। तो एग्रीकल्चर में कितना है? जिसका जितना इनको आता है, इधर वालों को भी क्या है? उतना ही आता है। 2-4 नंबर का ही वेरिएशन होगा। वेरिएशन कहाँ कवर होगा? जीके वाले पोर्शन में, जहां 25 प्रश्न का कोई पेपर डाल दिया। अब किसी के 7, 8, 9, 10 थोड़ी सी हो रहे, किसी के 20, 21, 22 क्या हो रहे हैं? सही। तो बहुत सारे नंबर का मार्जिन वहीं से कवर होना क्या हो जाएगा? शुरू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तुम्हारे लिए। कौन सा पोर्शन? जीके वाला। अब यहाँ पे है क्या कि अब प्रताप युद्ध में नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रताप जो है वो युद्ध में क्या है? लड़ रहे हैं। कैसे? कि एक आदमी ने वहां पे प्रताप का क्या धारण किया? राजमुकुट। और क्या धारण किया? छत्र। जैसा सांगा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? सांगा के साथ। और सांगा का राजमुकुट और छत्र धारण करने वाला कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताना? जाला अज्जा। एक ऐसा ही आदमी हमारे साथ भी, और वो कौन है? जाला बीदा। और यही जाला बीदा जो है इतिहास में क्या लिखा जाता है? झालामान। और ये जाला बीदा या झालामान जो है वो कहां से बिलोंग करते थे? ये कहां से बिलोंग करते हैं? बड़ी सादड़ी। और बड़ी सादड़ी आता है चित्तौड़ में। कहा आता है? चित्तौड़ में। और ये वो व्यक्ति थे जो कद काठी में बिल्कुल प्रताप से मैच करते थे, और इन्होंने कहा कि मैं प्रताप का राजमुकुट और छत्र क्या करूंगा? धारण करूंगा, ताकि दूर से लगे कि हमारी सेना के बीच में, कि भाई राजा हमारे बीच में क्या है? मौजूद है। और युद्ध में राजमुकुट और छत्र धारण किया, और प्रताप के लिए युद्ध में क्या हो गए? शहीद। यानी जो काम सांगा के लिए कौन करता है? झाला अज्जा। प्रताप के लिए सेम टू सेम काम कौन करता है? लिखो देखो, झाला बीदा या झाला मान।
लिखो जाला बीदा या जाला मांग, जाला बीदा या जाला मांग। लिखो, लिखो बड़ी सादड़ी के, लिखो बड़ी सादड़ी के, बड़ी सादड़ी के जो युद्ध में, बड़ी सादड़ी के जो युद्ध में प्रताप का राजमुकुट, प्रताप का राजमुकुट, प्रताप का राजमुकुट व छत्र धारण करते हैं, प्रताप का राजमुकुट व छत्र धारण करते हैं, प्रताप का राजमुकुट व छत्र धारण करते हैं, वह शहीद होते हैं। प्रताप का राजमुकुट व छत्र धारण करते हैं, वह शहीद होते हैं। प्रताप का राजमुकुट व छत्र धारण करते हैं, शहीद होते हैं। लिख दिया आप सब लोगों ने यहाँ तक, ठीक है, बाकी बात कल कर लेते हैं।